नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 15 अक्टूबर 2025 की कुछ अहम खास खबरों और घटनाओं पर। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक हिंदी करंट अफेयर्स प्रोग्राम से ली गई है और ये खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है जो प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। सही। तो फोकस रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से। हाँ, तो हमारा मकसद साफ है, इस जानकारी के ढेर से सबसे काम की बातें निकालना। बिल्कुल, जो मुख्य नुक्ते हैं उन पे बात करना, ताकि विषय की अच्छी समझ बन सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए। सबसे पहले बात करते हैं कुछ अहम पुरस्कारों और नियुक्तियों की। जी। एक बड़ी खबर है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहली बार किसी को अपना मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनाया है। अच्छा, ये तो नई बात है। कौन है? ये जिम्मेदारी मिली है अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। ओहो, दीपिका पादुकोण, ये तो काफी बड़ा कदम है, मतलब मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। हाँ बिल्कुल, जागरूकता बढ़ाने के लिए। हाँ। अच्छा, फिल्म जगत से भी एक खबर है। गुजरात के अहमदाबाद में 73वें फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए हैं। हाँ, सुने थे। इसमें आलिया भट्ट को फिल्म जिगरा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। अच्छा, जिब्रा के लिए। और हाँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस बार 2 लोगों को दिया गया है। संयुक्त रूप से? हाँ, संयुक्त रूप से अभिनेत्री जीना तमन और निर्देशक श्याम बेनेगल। ओह, जीना तमन और श्याम बेनेगल दोनों ही दिग्गज हैं। बिल्कुल। और यहाँ ये भी बताना दिलचस्प है कि फिल्म लापता लेडीज ने तो जैसे धूम ही मचा दी। हाँ, काफी चर्चा में थी वो फिल्म। कितने अवार्ड्स? कुल 13 अवार्ड्स जीते। 13? बाप रे, काफी ज्यादा है। हाँ। अच्छा, अब पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र से भी एक अच्छी खबर है। बताइए। डॉक्टर सोनाली घोष, ये IUCN कैंटन मिलर अवार्ड 2025 जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। डॉक्टर सोनाली घोष, IUCN अवार्ड, ये तो बहुत प्रतिष्ठित सम्मान है। हाँ, उन्हें ये सम्मान राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में उनके बेहतरीन काम के लिए मिला है। अच्छा, और ये आजकल कहाँ पोस्टेड है? आजकल वो काजीरंगा नेशनल पार्क की फील्ड डायरेक्टर हैं। काजीरंगा? तब तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। और अगर दुनिया की बात करें तो सेशल्स में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं। हाँ, हिंद महासागर में छोटा सा देश, क्या नतीजा रहा? पैट्रिक हरमिनी नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने विवेल राम कलावन की जगह ली है। अच्छा, बदलाव हुआ है। कितने वोट मिले उन्हें? करीब 52.7% वोट हासिल करके जीते हैं। हाँ, ठीक ठाक बहुमत से। तो यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये जो नियुक्तियां और पुरस्कार हैं, ये अलग अलग ट्रेंड्स दिखाते हैं। जैसे देखिए, दीपिका पादुकोण की नियुक्ति, ये साफ दिखाती है कि मानसिक स्वास्थ्य अब सिर्फ एक व्यक्तिगत मुद्दा नहीं रहा। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान जा रहा है। बिल्कुल, सरकारें भी अब इस पर ध्यान दे रही हैं, जागरूकता बढ़ाने की कोशिश हो रही है। ये एक बड़ा बदलाव है, पहले ऐसा नहीं था। सही बात है। इसी तरह डॉक्टर सोनाली घोष का सम्मान, ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत में जो वन्य जीव संरक्षण के प्रयास हो रहे हैं, उनको एक तरह से वैश्विक मान्यता मिलने का संकेत है। हाँ, खासकर जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है। बिल्कुल। और सेशल्स का चुनाव, वो हिंद महासागर क्षेत्र में जो राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं, उसका एक छोटा सा उदाहरण है। हाँ, तो ये सब अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलावों की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये बात तो है। अच्छा, अब देश के अंदर की कुछ खबरों पर आते हैं, खासकर राष्ट्रीय और विधायी मामलों पर। जी। केरल राज्य यहाँ काफी सक्रिय दिख रहा है। हाँ, केरल अक्सर ऐसी पहल करता रहता है। क्या किया इस बार? 2 बड़े कदम उठाए हैं। पहला, वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है। ओह, 1972 के एक्ट में संशोधन किस लिए? इसका सीधा मकसद है राज्य में इंसानों और जंगली जानवरों के बीच जो टकराव बढ़ रहा है। हाँ, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल, उसको कम करने के तरीके खोजना, ये एक बहुत ही जमीनी और जरूरी मुद्दा है कई राज्यों के लिए। सही बात है, केरल में हाथियों के साथ ये समस्या काफी है शायद। हाँ, और दूसरा कदम, केरल राइट टू डिस्कनेक्ट बिल लाने वाला भी पहला राज्य है। राइट टू डिस्कनेक्ट, ये क्या चीज है? सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर इसका मतलब है कि काम के घंटों के बाद कर्मचारियों को ऑफिस के कॉल्स या ईमेल्स का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। अच्छा, मतलब काम खत्म तो काम खत्म। हाँ, कोशिश है कि काम और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बेहतर हो। ये दोनों ही पहले काफी दिलचस्प हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो वन्य जीव संरक्षण कानून में बदलाव दिखाता है कि राज्य सरकारें अब पर्यावरण से जुड़ी जो जमीनी हकीकतें हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए कानूनी रास्ते तलाश रही हैं। सही। और राइट टू डिस्कनेक्ट,
जी। ये तो आज की डिजिटल दुनिया की एक बड़ी बहस को छूता है, वर्क प्रेशर और कर्मचारियों की वेलबींग। हाँ, वर्क फ्रॉम होम के बाद ये और भी जरूरी हो गया है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे कानून समय के साथ बदलती जरूरतों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये देखना होगा कि ये जमीन पर कितने कारगर होते हैं। सही। अच्छा, केंद्र सरकार की भी एक अनोखी पहल है, मॉडल यूथ ग्राम सभा। मॉडल यूथ ग्राम सभा, ये क्या है? ये स्कूलों में शुरू की जा रही है, कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए। अच्छा, स्कूल के बच्चों के लिए। हाँ, इसमें बच्चे ग्राम सभा की तरह काम करने का अनुभव लेंगे। मतलब कोई सरपंच बनेगा, कोई वार्ड सदस्य। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। युवाओं को लोकतंत्र की जो बुनियादी इकाई है ग्राम सभा, उससे जोड़ने का एक अच्छा तरीका लगता है। अक्सर हम बड़ी राजनीतिक प्रक्रियाओं पर ही ध्यान देते हैं, पर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र कैसे काम करता है ये समझना भी तो जरूरी है। बिल्कुल। शायद इससे युवाओं में नागरिक जिम्मेदारी की भावना भी बढ़े। उम्मीद तो यही है। अब थोड़ी बात पर्यावरण और ऊर्जा की। जी। बेंगलुरु का बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, ये भारत का पहला ऐसा चिड़ियाघर बन गया है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है। पूरा चिड़ियाघर सोलर पावर से? ये तो कमाल है। हाँ, और इसी कड़ी में गुजरात का धोर्डो गांव, ये देश का चौथा सोलर विलेज बन गया है। धोर्डो, ये वही गांव है ना जिससे UNWTO ने बेस्ट टूरिज्म विलेज भी चुना था? हाँ, बिल्कुल वही। अब ये सोलर विलेज भी बन गया है। तो ये दोनों खबरें भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जो बढ़त है उसे दिखाती हैं। चिड़ियाघर जैसे सार्वजनिक संस्थान का सौर ऊर्जा अपनाना एक बड़ा संदेश देता है। सही। और सोलर विलेज की अवधारणा तो ग्रामीण ऊर्जा आत्मनिर्भरता का एक मॉडल बन सकती है। हाँ, और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में असम सरकार ने ओर्नोदोई 3.0 योजना शुरू की है। ओर्नोदोई, ये पहले भी चल रही थी शायद? ये तीसरा चरण है। हाँ, ये 3.0 है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में मिलेंगे। 1250 रुपए सीधा बैंक खाते में? हाँ। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT का एक और उदाहरण है। हाँ, जिसका लक्ष्य सरकारी मदद को सीधे लाभार्थी तक पहुंचाना है बिना किसी लीकेज के। ऐसी योजनाएं सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करने में मदद करती हैं। बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में उड़ीसा सरकार ने ज्ञान यज्ञ मंडप नाम से डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने की घोषणा की है। ज्ञान यज्ञ मंडप, डिजिटल लाइब्रेरी, ये भी अच्छा कदम है। डिजिटल इंडिया के दौर में शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए ये एक अहम कदम हो सकता है, खासकर दूर दराज के इलाकों के लिए। सही। और एक महत्वपूर्ण स्मरण, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। हाँ, 31 अक्टूबर। हाँ, जो 31 अक्टूबर 2025 को थी, उसके मौके पर चंडीगढ़ में सरदार एट 150 एकता मार्च अभियान शुरू हुआ। अच्छा, चंडीगढ़ में? किसने उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किया। राष्ट्रीय नायकों को याद करना और उनके योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना भी जरूरी है। ये आयोजन राष्ट्रीय एकता और इतिहास के प्रति सम्मान को दर्शाता है। तो ये थे कुछ राष्ट्रीय और विधायी मामले। अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय और रक्षा क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। रक्षा के क्षेत्र में भारतीय सेना ने सक्षम हाँ नाम का एक स्वदेशी सिस्टम लॉन्च किया है। सक्षम, ये क्या काम करता है? ये एक काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड है। मतलब ड्रोन विरोधी सिस्टम। हाँ, दुश्मन के ड्रोनों का पता लगाकर उन्हें नाकाम करने या नष्ट करने के लिए बनाया गया है। अच्छा, स्वदेशी है ये? हाँ, स्वदेशी। और इसका पूरा नाम भी है सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल एसेट्स मैनेजमेंट। काफी लंबा नाम है, लेकिन सक्षम का विकास भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ड्रोन्स आज के युद्ध का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। हाँ, बिल्कुल। इसलिए उनसे बचाव की स्वदेशी क्षमता विकसित करना रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी है। हाँ, ये भी देखना होता है कि ऐसी नई तकनीकें कितनी प्रभावी ढंग से सेना में शामिल हो पाती हैं और बड़े पैमाने पर काम करती हैं। ये बात तो है। अच्छा, दूसरी तरफ ताइवान ने भी अपनी सुरक्षा को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। ताइवान चीन के साथ तनाव तो चल ही रहा है। हाँ, वो टी-डोम नाम की एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है। टी-डोम, जैसे इजराइल का आयरन डोम? हाँ, कहा जा रहा है कि ये इजराइल के मशहूर आयरन डोम सिस्टम जैसा होगा। अच्छा। और इसका मकसद चीन से होने वाले संभावित मिसाइल या ड्रोन हमलों से बचाव करना है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव किस हद तक बढ़ रहा है? ताइवान का ये कदम साफ तौर पर इसी बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को दिखाता है। हाँ, ये हथियारों की होड़ और अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की कोशिशों का एक और उदाहरण है। बिल्कुल।
सैन्य सहयोग की बात करें तो भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। इंदिरा, ये तो भारत और रूस का पारंपरिक अभ्यास है। हाँ, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रा हिंद 2025 अभ्यास का चौथा संस्करण ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में चल रहा है। ऑस्ट्रा हिंद पर्थ में, ये कब से कब तक है? ये 13 से 26 अक्टूबर तक चलेगा। ये संयुक्त अभ्यास दिखाते हैं कि कैसे देश बदलते वैश्विक समीकरणों में अपनी रणनीतिक साझेदारियां मजबूत कर रहे हैं। किसके साथ अभ्यास हो रहा है, ये अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा का भी संकेत देता है। सही। ऊर्जा के मोर्चे पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 8वां सत्र नई दिल्ली में होने वाला है। ISA, इसका मुख्यालय भी तो भारत में ही है। हाँ, गुरुग्राम में। ये सत्र 27 से 30 अक्टूबर तक चलेगा। तो ISA सत्र की मेजबानी वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को और मजबूत करती है। ये दिखाता है कि भारत क्लीन एनर्जी को लेकर कितना गंभीर है। सांस्कृतिक कूटनीति का भी एक उदाहरण है। भगवान बुद्ध के कुछ पवित्र अवशेष रूस भेजे जा रहे हैं। बुद्ध के अवशेष? हाँ। रूस, ये कहां से मिले थे मूल रूप से? ये अवशेष मूल रूप से उत्तर प्रदेश के पीपर हवा से मिले थे, जो प्राचीन कपिल वस्तु का हिस्सा माना जाता है। अच्छा, पीपर हवा से। हाँ। ये भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का हिस्सा है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों का उपयोग करके देशों के बीच रिश्ते बेहतर बनाना। हाँ। अब अफ्रीका से एक बड़ी खबर आई। मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री रोजोएलिना को देश छोड़ना पड़ा। देश छोड़ना पड़ा? क्यों? वजह पानी बिजली की भारी कमी, भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ युवाओं का, खासकर जेन जेड पीढ़ी का बड़ा आंदोलन। जेनजी मतलब जो नई पीढ़ी है? हाँ, जेनजी उन लोगों को कहा जाता है जिनका जन्म मोटे तौर पर 1997 से 2012 के बीच हुआ है। मेडागास्कर की ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाती है कि आज की युवा पीढ़ी, जिसे हम जेनजी कहते हैं, राजनीतिक बदलाव लाने में कितनी ताकतवर हो सकती है। खासकर जब मुद्दे सीधे उनके जीवन और भविष्य से जुड़े हों, जैसे कि सुशासन और बुनियादी सुविधाएं। पानी बिजली तो बहुत बेसिक जरूरतें हैं। सही बात है। ये दुनिया भर के लिए एक संकेत हो सकता है। बिल्कुल। और पर्यावरण से जुड़ा एक तथ्य याद दिला दें, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। हाँ, अंडमान निकोबार में। इसे 2013 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया गया था। मैप प्रोग्राम। हाँ, ये जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास को जोड़ने का एक वैश्विक प्रयास है। सही। बिल्कुल। और ये हमें याद दिलाता है कि विकास और रणनीतिक महत्व के साथ साथ ऐसे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण कितना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कारों और कुछ आर्थिक गतिविधियों की। हाँ, नोबेल पुरस्कारों की घोषणा का समय है ये। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 इस बार 3 लोगों को संयुक्त रूप से मिला है। अच्छा, 3 लोगों को? जी। कौन कौन है? अमेरिका के जोएल मॉकेर, फ्रांस के फिलिप एगियन और कनाडा के पीटर हॉबिट। मॉकेर, एगियन और हॉबिट, इनका काम किस क्षेत्र में? उन्हें ये पुरस्कार उनके इस शोध के लिए दिया गया है कि कैसे नए विचार और नवाचार, मतलब इनोवेशन, किसी देश की आर्थिक तरक्की को गति देते हैं। अच्छा, इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ का लिंक। हाँ, खासतौर पर फिलिप एगियन और पीटर हॉबिट ने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के सिद्धांत को गणितीय मॉडल में ढाला है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ये शुम्पीटर का आइडिया है ना, कि कैसे नई टेक्नोलॉजी पुरानी को खत्म करके आगे बढ़ती है। बिल्कुल वही। और ये भी याद रखें कि अर्थशास्त्र का पहला नोबेल 1969 में दिया गया था, शुरू 1968 में हुआ था। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस साल का अर्थशास्त्र नोबेल आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। कैसे? देखिए, जब दुनिया धीमी आर्थिक रफ्तार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे बड़े तकनीकी बदलावों से गुजर रही है, तब ये समझना कि इनोवेशन कैसे ग्रोथ लाता है और पुरानी चीजों को खत्म करके नई कैसे जगह बनाती है, यानी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ये नीतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही। ये सिर्फ अकादमिक सिद्धांत नहीं, बल्कि वास्तविक दुनिया पर इसका गहरा असर पड़ता है। हाँ। अच्छा, नोबेल शांति पुरस्कार 2025। हाँ, शांति पुरस्कार किसे मिला? ये वेनेजुएला के मारिया कोर्ना मचाडो को मिला है। मारिया कोर्ना मचाडो, वेनेजुएला से। किस लिए? उन्हें ये सम्मान वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बहाली के लिए उनके लंबे संघर्ष के लिए दिया गया है। अच्छा, शांति पुरस्कार अक्सर दुनिया का ध्यान उन जगहों पर खींचता है जहां लोकतंत्र और मानवाधिकार खतरे में है। हाँ,
ये मचाडो के संघर्ष को तो मान्यता देता ही है, साथ ही वेनेजुएला के हालात पर भी रोशनी डालता है। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025। हाँ, साहित्य का। ये नॉर्वे के लाज़लो क्राजना हॉरकाय को दिया गया है। लाज़लो क्राजना हॉरकाय, नॉर्वे से? अच्छा, आर्थिक और तकनीकी मोर्चे पर एक और खबर चीन से है। चीन से क्या है? चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला ड्यूल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट शुरू किया है। ड्यूल टावर सोलर थर्मल, गोबी रेगिस्तान में। हाँ। इसकी खासियत यह है कि ये पिघले हुए नमक का इस्तेमाल करके रात में भी बिजली बना सकता है। पिघला हुआ नमक मतलब एनर्जी स्टोरेज के साथ? हाँ। और गोबी रेगिस्तान चीन और मंगोलिया दोनों में फैला है, ये भी एक फैक्ट है। ये वाकई दिलचस्प है। सोलर पावर की एक बड़ी चुनौती रात में या बादल होने पर बिजली न मिलना है। सही। पिघले नमक जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऊर्जा स्टोर करना इस समस्या का एक समाधान हो सकता है। यह दिखाता है कि नवीकरणीय ऊर्जा, खासकर ऊर्जा भंडारण, एनर्जी स्टोरेज के क्षेत्र में कितनी तेजी से तरक्की हो रही है। बिल्कुल। भारत ने भी पर्यावरण को लेकर एक अहम कदम उठाया है। भारत ने क्या कदम है? पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 जारी किए गए हैं। कानूनी रूप से बाध्यकारी? हाँ। मतलब अब मानना ही पड़ेगा? हाँ, फिलहाल ये नियम 4 सेक्टर पर लागू होंगे। कौन से 4 सेक्टर? एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोर एल्कलीज जो क्लोरीन और कॉस्टिक सोडा बनाते हैं, और पल्प और पेपर उद्योग। एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोर एल्कली, पल्प एंड पेपर, ये सब भारी उद्योग हैं। हाँ, इन नियमों के तहत अगर कोई कंपनी तय सीमा से ज्यादा उत्सर्जन करती है तो उसे या तो जुर्माना देना होगा या फिर कार्बन क्रेडिट खरीदने होंगे। जुर्माना या कार्बन क्रेडिट, ये एक बड़ा कदम है। अब तक भारत के लक्ष्य स्वैच्छिक ज्यादा थे, लेकिन अब इन्हें कानूनी रूप देना ये दिखाता है कि भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने और पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कितना गंभीर है। सही। इसका असर इन उद्योगों पर सीधे तौर पर पड़ेगा और उन्हें अपनी प्रक्रियाएं सुधारनी होंगी। हाँ, जरूर पड़ेगा। तो ये थे नोबेल और अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ अहम बिंदु। अब आखिर में खेल जगत और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालते हैं। चलिए स्पोर्ट्स की खबरें देखते हैं। क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह ने एक खास रिकॉर्ड बनाया है। बुमराह, क्या रिकॉर्ड है? वो टेस्ट, वनडे और T20 यानी तीनों अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। तीनों फॉर्मेट में 50-50 मैच, वाओ! ये बुमराह की कंसिस्टेंसी और तीनों फॉर्मेट में उनकी अहमियत को दिखाता है। हाँ। तेज गेंदबाजों के लिए तीनों फॉर्मेट में लंबे समय तक टिके रहना आसान नहीं होता। बिल्कुल। फुटबॉल की दुनिया में महिला ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 अर्जेंटीना ने जीता है। महिला ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप, ये कहाँ हुआ था? खास बात यह है कि इसका आयोजन पहली बार भारत में केरला में हुआ था। भारत में? केरला में? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और फाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराया। अर्जेंटीना जीता। भारत का इस टूर्नामेंट की मेजबानी करना पैरा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। हाँ। इससे दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा और जागरूकता भी बढ़ेगी। सही कहा। भारत में एक नई खेल लीग भी शुरू हुई, पहली आर्चरी प्रीमियर लीग। आर्चरी प्रीमियर लीग, तीरंदाजी की लीग? हाँ, ये नई दिल्ली में हुई और इसका खिताब राजपुताना रॉयल्स ने जीता। राजपुताना रॉयल्स किसको हराया फाइनल में? उन्होंने फाइनल में पृथ्वीराज योद्धास को हराया। अच्छा, ओलंपिक में तीरंदाजी में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है और ऐसी लीग खेल को और लोकप्रिय बनाने और नए टैलेंट को सामने लाने में मदद कर सकती हैं। हाँ, उम्मीद है। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस। जी। 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। हाँ, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे। 2025 की थीम थी फंड रेजिलियंस नॉट डिजास्टर। फंड रेजिलियंस नॉट डिजास्टर मतलब आपदा के बाद मदद करने से बेहतर है कि पहले से तैयारी पर खर्च करें। हाँ, बिल्कुल। यानी आपदा से बचाव के लिए नहीं, बल्कि लचीलापन बनाने के लिए फंड दें। सही सोच है। फिर 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस था और 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाया गया। ये दिन हमें याद दिलाते हैं कि वैश्विक स्तर पर किन मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है, चाहे वो आपदाओं से निपटने की तैयारी हो, लड़कियों के अधिकार हों या फिर उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए मानकों का महत्व हो। बिल्कुल। गोवा के पणजी में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2025 आयोजित हुआ। पर्पल फेस्ट किसके लिए? इसका मकसद विकलांग व्यक्तियों की प्रतिभा, उनके बिजनेस और उनके सशक्तिकरण को मंच देना था। अच्छा, दिव्यांगजनों के लिए। ये समावेशिता, इंक्लूसिविटी और दिव्यांग सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ। एक अनोखी खबर पलाव से है। पलाव, वो छोटा सा द्वीपीय देश। हाँ।
इस छोटे से देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया। पानी के अंदर लाइव इंटरव्यू, कमाल है। ये क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी का एक मजेदार मेल है। शायद समुद्री जीवन और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान खींचने का एक नया तरीका हो सकता है। न्यायिक क्षेत्र में जस्टिस सोमन सेन मेघालय हाईकोर्ट के 14th चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। जस्टिस सुमन सेन मेघालय हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। हाँ, और आखिर में एक किताब चर्चा में है, 107 डेज। 107 डेज किसकी किताब है ये? इसे लिखा है अमेरिका की 49th उपराष्ट्रपति रही कमला हैरिस ने। ओहो, कमला हैरिस की किताब। हाँ। जो भारतीय मूल की हैं। हाँ। उच्च पदों पर बैठे लोगों की लिखी किताबें अक्सर उनकी सोच और अनुभवों की झलक देती हैं। हाँ। देखना होगा इसमें क्या है। हाँ, तो इस सब का क्या मतलब है? आज की हमारी बातचीत से कई बातें सामने आई, जैसे भारत में नीतिगत स्तर पर काफी कुछ बदल रहा है, केरल के नए कानून हो या केंद्र के उत्सर्जन नियम। सही। लोगों और पहलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है, जैसे डॉक्टर घोष या नोबेल विजेता। रक्षा में आत्मनिर्भरता और तकनीक पर जोर है, जैसे सक्षम। हाँ। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, चाहे वो सैन्य अभ्यास हो या ISA, और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी जारी है। बिल्कुल, और ये सारी बातें हमें आगे सोचने के लिए भी प्रेरित करती हैं। जैसे हमने केरल के राइट टू डिस्कनेक्ट और पर्यावरण नियमों को देखा। हाँ। तो सवाल उठता है कि भारत में कानूनों का अगला बड़ा फोकस किन क्षेत्रों पर हो सकता है? क्या वो डेटा प्राइवेसी होगी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेगुलेशन, या गिग वर्कर्स के अधिकार? हाँ, या फिर गिग इकोनॉमी में काम करने वालों के अधिकार? ये सब बड़े सवाल हैं। सही। इसी तरह मेडागास्कर में जेनजी आंदोलन को देखकर सोचना लाजमी है कि ये युवा पीढ़ी आने वाले समय में दुनिया भर की राजनीति और सामाजिक बहसों को, हाँ, खासकर क्लाइमेट चेंज और सोशल जस्टिस जैसे मुद्दों पर कैसे प्रभावित करेगी। ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, ये वो सवाल हैं जिन पर आगे भी नजर रखनी होगी। निश्चित रूप से। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ठीक है। उम्मीद है कि 15 अक्टूबर 2025 की इन घटनाओं का ये विश्लेषण सभी सुनने वालों के लिए जानकारीपूर्ण और उपयोगी रहा होगा। हाँ, खासकर उनके लिए जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल।